Okay, good afternoon everyone once again. I hope all of you are doing great. So, in the first lecture we started discussing on SA 700. कल हमने जरा डिटेल में डिस्कस किया था the elements of old audit report and the elements of revised audit report. Now today we'll continue our discussion on the remaining part of SA 700 and once 700 is over हम आगे बढ़ के 705 को डिस्कस करना शुरू करेंगे. Should we get started guys? चलो, come to your first module. Now in your SA module we were under SS 700. So 700 था page number. Yep, it's here. So we are on page number 1D.3. Now, listen to me. एटलीस्ट कल के डिस्कशन के बाद में ये क्लियर हो गया होगा दैट सर ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं. सबसे पहले बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ इवन इन केस ऑफ क्लीन रिपोर्ट इंक्लूड किया जाएगा. नाउ यहां पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट एग्जैक्टली विल हैव टू राइट इन दैट केस आल्सो, वो हम डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा सा बेयर ऐसे 700 का कंटेंट क्या बोलता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कशन करते हैं. मैंने एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी है अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ दैट द फोकस इज गोइंग टू बी ऑन बेयर एसे क्या बोलता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखो स्कोप ऑफ एसे 700. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है 700 का कि भैया आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सर ये ओपिनियन आप एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट के अंदर रिटन रिपोर्ट के अंदर एक्सप्रेस करोगे. देखो दिस एसे टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड योर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, वो 700 ने हमको दिया है. यही फॉर्मेट एंड कंटेंट हमने कल डिस्कस किया था. तो कैन आई से इनडायरेक्टली ये जो दोनों पॉइंट है ये कल हमको समझ में आ गए थे कि हमारा ओवरऑल 700 का जो स्कोप है वो हमने कल डिस्कस किया था. एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, रीड द स्कोप का 2 पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव का दोनों पॉइंट, दोनों सिमिलर नेचर का है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए फटाफट से पढ़ लो. अगर गलती से एमसीक्यू में स्कोप या ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर. रीड दीज 2 पॉइंट्स क्विकली वंस. Done? To form an opinion and simple to clearly express your opinion through a written report. Report का फॉर्मेट क्या होगा हमने कल डिस्कस किया था. Now there is something called as general purpose framework. So have you heard of, there's something called as FRF. FRF is called as फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मतलब जो आप एज अ मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हो, प्रेजेंट करते हो, उसका एक फ्रेमवर्क डिफाइंड होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस. इन इंडिया नॉर्मली कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS if they are following, and for disclosure requirements you need to comply with schedule 3. तो बेसिकली वो क्या है, एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है जो इंडिया में एक्सेप्टेबल है. तो कैन आई से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसका एक फ्रेमवर्क दिया है या इनडायरेक्टली आपको एक गाइडेंस बना के दिया है कि कैसे आपने प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इन इंडिया. नाउ इफ यू रियली आस्क मी, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, ये इंटरमीडिएट लेवल पे सुना होगा पर शायद आपको इतना क्लैरिटी नहीं आया होगा. इवन मे बी ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप यू वुड हैव हर्ड ऑफ दीस 2 वर्ड्स. वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क. तो मुझे एक ना आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने दोनों चीजों को, फिर हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में. और देखो वो क्या बोल रहा है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. इसको बोल रहा है आप 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. आप 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. एक कहलाएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा कहलाएगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, सेकंड इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय FRF? वापस से बोलता हूं, नॉर्मली आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाले हो और कैसे प्रेजेंट करने वाले हो, उस गाइडेंस को या उस स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को आप FRF बोल सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने का तरीका, उसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है, क्या स्टैंडर्ड बना के दिया, वो आपके लिए कहलाता है FRF. अब इसको आप 2 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो. पहला कहलाता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. ये सबसे वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. इफ यू आस्क मी, द क्लासिक एग्जांपल ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज इंड AS प्लस शेड्यूल 3.
ये आपके लिए इंडिया में फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। या तो आप इंडेस बोल दो, या अगर कुछ स्मॉलर कंपनीज जो अभी भी नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है तो आप बोल सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट जो है वो कहलाएगा मेरे लिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? ये बोलता है कि जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, इंडेस दिए हैं, उन्हें कंप्लाई करते हुए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। बट एट द सेम टाइम, सुनो मेरा बात, ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपको जो फ्रेमवर्क बना के दिया है उससे कंप्लाई करना है, प्लस आपके पास में एक पावर है कि एज अ मैनेजमेंट और एज अ टीसीडब्ल्यूजी इफ यू बिलीव कि हाँ एएस ये बोलता है, हाँ इंडेस ये बोलता है, बट हमारे इंडस्ट्री में बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, बेटर पिक्चर दिखाने के लिए मेरे यूजर्स को शायद आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, शायद आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अलग तरीके से अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको पावर दिया जा रहा है टू डिपार्ट और टू डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। मतलब कहना इसे फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब है जो स्टैंडर्ड बना के दिया वो तो कंप्लाई करोगे आप, बट इफ रिक्वायर्ड आप उसको डेविएट भी कर सकते हो, ज्यादा डिस्क्लोजर भी दे सकते हो, अलग तरीके से डिस्क्लोजर भी दे सकते हो, बिकॉज हर इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ कुछ एरियाज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल सकता है एंड शायद वो डिटेल में कवर्ड नहीं होगा एएस या इंडेस के अंदर। ये नॉर्मली कैसे होता था, जब पहले इंडेस नहीं था तो हम ऐसा बोलते थे अगर इंडियन गैप में कुछ डिफाइंड नहीं है तो जो बेस्ट पॉसिबल गैप है वहां पर चले जाओ, और इंडेस तो क्लियरली बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल आईएफआरएस में कुछ नहीं है इनडायरेक्टली, देन गो टू नेक्स्ट पॉसिबल गैप जो बेस्ट पॉसिबल गैप है। और सबसे ज्यादा डिटेल्ड डिफाइंड गैप जो है पूरे दुनिया के अंदर वो यूएस गैप है, जहां पर मेजॉरिटी अलग अलग इंडस्ट्रीज को एग्जांपल लेते हुए गैप को बनाया गया है। तो मतलब आप डिपार्ट कर सकते हो। कैन आई से फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बोला है जो आपके लिए स्टैंडर्ड गैप एप्लीकेबल है वो तो कंप्लाई करो, बट इफ रिक्वायर्ड बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको डिपार्ट करने का पावर दिया है। बट जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है ना, यहां बोला है सिर्फ कंप्लाई करो, आप डिपार्ट नहीं कर सकते हो, डेविएट नहीं कर सकते हो। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये बहुत रेयरली यूज होता है, बट कैसे यूज होगा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। अज्यूम करो एक पेरेंट कंपनी है, लेट्स से दिस इज बेस्ड आउट ऑफ, अगर आप मुझे पूछोगे यूएस, तो कैन आई से वो पेरेंट कंपनी यूएस क्या फॉलो करेगा? नाउ इसका एक सब्सिडरी कंपनी है इंडिया के अंदर, सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। कैन आई से ये सब्सिडरी कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा, ये एज पर लेट्स से इंडेस बनाता है, ये एज पर इंडेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। बट जब पेरेंट कंपनी का सीएफएस बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस, क्या पेरेंट कंपनी बोलेगा कि सब्सिडरी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर यूएस गैप बना करके हमें डिटेल्स देने पड़ेंगे? कैन आई से वो आपको एक रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या फॉलो करना है उसका रिपोर्टिंग पैकेज बना के दे रहा है। मतलब एक रिपोर्टिंग पैकेज पेरेंट कंपनी से सब्सिडियरी कंपनी के पास में आता है कि हमारे कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके हमें इसका डिटेल प्रोवाइड करना है। कैन आई से यहां पर सीधा सीधा बोला है आपको ये कंप्लाई करना है, आपके पास में कोई पावर नहीं है इससे डेविएट करने का, डिपार्ट करने का या और बेटर प्रेजेंटेशन करने का, वो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में सीधा सीधा बात होता है कि भैया जो हमारा पेरेंट एंटिटी है वो, या हम लेट्स से पेरेंट एंटिटी हमारा कोई सब्सिडरी बार है, उसको हमने बोला है तुम्हें डायरेक्टली ये गैप कंप्लाई करना है, तुमको इस तरीके से अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना करके हमको प्रोवाइड करने का, आपके पास में डेविएट करने का पावर नहीं है। ये फ्रेमवर्क कहलाता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सुनो मेरा बात, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में यू हैव टू प्रिपेयर एज एक्सपेक्टेड बाय दी थर्ड पार्टी और मे बी जो पेरेंट एंटिटी है, आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा ही प्रिपेयर करोगे। अब ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं करते हो, यहां पे क्या यूज करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। यहां पर हम ट्रू एंड फेयर इंश्योर करना चाहते हैं एज अ मैनेजमेंट। अभी हम ना पूरा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देखो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनका ड्यूटी बनता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सर अगर आपको डेविएट करने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, ऐसा का ऐसा आपको एफआरआर फॉलो करना है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। हाँ सर आपको बोला है नॉर्मली जैसे मेजॉरिटी इंडियन कंपनीज फॉलो करती है AS/IND-AS प्लस शेड्यूल 3, जहां पर आपको फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए डिपार्ट करने का ऑप्शन दिया है, दैट कैन बी कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क।
थोड़ा डिफरेंस समझ में आया कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है। ये जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है ना, ये कैसा हो सकता है, जर्मन गैप हो गया, या फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंट्री का आप गैप पकड़ लो जो उनके हिसाब से रहता है। अगर हमारा पेरेंट एंटिटी वहां पर है तो इंडियन कंपनी को उनके हिसाब से उस रिपोर्टिंग पैकेज में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना करके प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके पास डेविएट का स्कोप नहीं होने वाला है। ये हम ऑडिट रिपोर्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बनाए होंगे या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लायंस फ्रेमवर्क में बनाए होंगे, और जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आपके रिपोर्ट का जो कंटेंट है, जो लैंग्वेज है, वो भी थोड़ा बदलता है। कैसे बदलेगा, आई विल शो यू वन एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस को फ्रीज कर लेते हैं। लेट्स गो बैक एंड डिस्कस द डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो देखो, मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इंक्लूड किए हैं यहां पे। Now, in definitions, can you see there's something called as general purpose framework, जो normally एक country में acceptable framework होता है, वो एक general purpose framework कहलाता है। Read the first one, fair presentation. See, the term fair presentation framework is used to refer to a financial reporting framework. मतलब ये fair presentation ना, basically कहना इसे, हमारे FRF के दो पार्ट है, एक है fair presentation और दूसरा है compliance framework। हमारे एफआरएफ के ही दो पार्ट है। एफआरएफ दो टाइप के हो सकते हैं, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा कंप्लायंस। सी, ये बात कर रहा है ऐसा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ और इज अ टाइप ऑफ एफआरएफ दैट रिक्वायर्स, सी टू वर्ड्स, नंबर वन, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क। मतलब जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है एएस इंडेस का, वो तो आपको कंप्लाई करना ही है, और साथ में देखो अक्नॉलेज करना एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दैट अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इट मे बी नेसेसरी समटाइम्स फॉर मैनेजमेंट टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। सो कैन यू बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्लोजर इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर्स वेर यू बिलीव शायद इस इंडस्ट्री के अंदर ये डिटेल्ड डिस्क्लोजर देना हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। सी, इट एक्नॉलेजेस एक्सप्लिसिटली दैट इट मे बी नेसेसरी for the management to depart from a requirement of framework to achieve fair presentation। मतलब यहां पर डिपार्चर अलाउड है, यहां पर एडिशनल डिस्क्लोजर अलाउड है। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। आप चाहते हो बेटर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जाए। सिर्फ और सिर्फ जो एएस इंडेक्स बोलता है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको डिपार्ट भी कर सकते हो, पर आपको जेन्युइन रीजंस देने पड़ेंगे आप क्यों डिपार्ट करना चाहते हो, जेन्युइन रीजंस देने पड़ेंगे आप क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहते हो। इट मे बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो सकता है, कोविड-19 टाइम के टाइम पे एडिशनल डिस्क्लोजर्स का रिक्वायरमेंट आ सकता है। सर, इसको हम क्या करते हैं, इन इमरजेंसी सिचुएशन हम एडिशनली बोल देंगे कि हाँ ऐसा एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर चाहिए, बट कहना इसे ये कंपनी के मैनेजमेंट का ड्यूटी बनता है कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए उन्होंने ज्यादा इस पे फोकस करना चाहिए। जबकि जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो क्लियरली बोलता है इट इज ए एफआरएफ दैट रिक्वायर्स compliance with the requirement of framework and it does not contain acknowledgement at above। मतलब ये आपको कोई एडिशनल डिस्क्लोजर देना अलाउ नहीं करेगा, कोई डिपार्चर करना अलाउ नहीं करेगा, या क्लियरली बोला है जो फ्रेमवर्क है वही आपको फॉलो करने का है, इसके बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते हो। दैट कैन बी कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। थोड़ा बात समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। आप एक काम कर सकते हो, नोटबुक में जाओ, एक हेडिंग लिखो, नोटबुक में जाओ, एक हेडिंग लिखो, छोटा समरी बना लेते हैं अपन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हेडिंग बनाओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिवाइड दैट इन टू पार्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिवाइड दैट इन टू पार्ट्स। नंबर वन, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एंड दूसरा लिखो कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एक लिखो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा लिखो कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अंडर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क राइट डाउन, under fair presentation framework write down, it requires, under fair presentation framework write down, it requires compliance with the, it requires compliance with the framework, it requires compliance with the framework and also allows, and also allows the management, and also allows the management to depart or provide, to depart or provide additional disclosures, to depart or provide additional disclosures
wherever required, additional disclosures wherever required to achieve fair presentation, to achieve fair presentation, to achieve fair presentation. Under compliance framework, write down, under compliance framework, write down, it requires strict compliance with the expected framework, strict compliance with the expected framework, comma, no departure allowed, comma, no departure allowed. अब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अंडर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, राइट डाउन पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल, Ind AS plus Schedule 3. This is the classic example. Ind AS plus Schedule 3. Under compliance framework, you can give example of US GAAP, German GAAP, Ireland GAAP, etc. क्योंकि आपका पेरेंट एंटिटी कहीं ऐसा रेस्पेक्टिव कंट्री में होगा, उनका रिक्वायरमेंट है कि आप स्ट्रिक्टली ऐसे ही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके उन्हें सबमिट करो, मे बी विद ऑडिट रिपोर्ट और मे बी विदाउट ऑडिट रिपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. यहां पर स्ट्रिक्टली आपको वैसा का वैसा फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा, कोई डिपार्चर अलाउड नहीं है. अब मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसका इंपैक्ट क्या आएगा, कैसे आपका लैंग्वेज बदल जाएगा, लेट मी शो यू दैट विल बिकम योर थर्ड पॉइंट. चलो लेट मी शो यू एन एग्जांपल. इधर आओ. नॉर्मली कैन आई से हमारे मेजोरिटी कंपनी जिनका हम ऑडिट करते हैं उनका जो गवर्निंग फ्रेमवर्क है दैट कैन बी कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. नॉर्मली इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल नॉर्मल कंपनीज, दे आर नॉर्मली फॉलोइंग द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. तो उस केस में हमारा ऑडिट रिपोर्ट कैसा दिखेगा, देखो, while expressing unmodified opinion, so let's focus only on unmodified opinion, that is a clean opinion. Can you see, he shall use the following language. आपको क्या टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहिए उसका एग्जांपल दिया है. देखो, इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आपको दो ऑप्शन दिए, या तो आप ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इधर यू कैन यूज दिस और दिस, इन दोनों में से कोई भी. सी, इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट. वर्ड क्या है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल. द वर्ड इज फेयरली, मतलब आप फेयर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना चुके हो, इसके ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हो. इससे कॉमनली यूज जो वर्ड है वो ये है, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये सबसे कॉमनली यूज है, इसको मार्क करो. देखो, in our opinion the accompanying financial statement gives a true and fair view in accordance with the applicable FRF. मतलब हम true and fair वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको मेजॉरिटी ऑडिट रिपोर्ट्स में ये वर्ड ट्रू एंड फेयर मिलता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं इन्होंने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है. अब एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में आपके ऑडिट ओपिनियन का लैंग्वेज क्या होगा. तो देखो यहां पर बहुत केयरफुली मार्क करना है एक चीज को, द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. देखो एक वर्ड क्या दिखा है, आर प्रिपेयर्ड. यहां पे ट्रू एंड फेयर नहीं है, प्रेजेंट्स फेयरली नहीं है, यह क्लियरली बोलता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने ऑडिट किया है दे आर प्रिपेयर्ड. आर प्रिपेयर्ड मतलब दे आर प्योरली प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स, जैसा एक्सपेक्टेड है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. मतलब उनको अगर बोला था कि आपको लेट्स से यूएस गैप को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया है या नहीं किया है, आर दे प्रिपेयर्ड एज पर रेलेवेंट यूएस गैप और नॉट, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट देना है. यहां पर ट्रू एंड फेयर वर्ड नहीं आएगा, प्रेजेंट्स फेयरली नहीं आएगा, यहां पर वर्ड क्या आएगा, आर प्रिपेयर्ड. तो आप एक काम कर सकते हो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के नीचे लिख सकते हो एक इंपॉर्टेंट वर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. अंडर कंप्लायंस फ्रेमवर्क राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा आपके ओपिनियन पैराग्राफ में. और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या वर्ड यूज करते हो आप, यू यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव a true and fair view. Financial statements give a true and fair view. Financial statements give a true and fair view. क्या अब आपको एफआरएफ क्या होता है, एंड दो मेजर टाइप के एफआरएफ, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस, दोनों में एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया. दोनों के केस में हमारे ऑडिट ओपिनियन में कैसा लैंग्वेज यूज होगा वो डिफरेंस समझ में आ गया.
दिस इज मोर देन सफिशिएंट ऑनेस्टली। इसका अगर आप मुझे पूछोगे ना, अभी भी आपके सिलेबस के अंदर इसको बहुत ढंग से डिफरेंशिएट करके दिया भी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था, बिकॉज कभी कभी जस्ट थिंक अबाउट दिस, आफ्टर दिस एग्जाम यू विल बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू माइट बी एक्सपेक्टेड टू साइन ऑन सर्टेन ऑडिट रिपोर्ट्स। आई एम श्योर एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि ये कंसेप्चुअल डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। इट शुड नॉट हैपन दैट विदाउट रीडिंग प्रॉपरली लैंग्वेज आप कुछ गलती कर बैठो, आपको पता भी नहीं चले कि वो गलती हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग लिटिल बिट इन एक्सट्रीम डिटेल। मे बी नॉट रिक्वायर्ड, बट आई फील अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आई होप ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, ये क्लियर है। नाउ 700 में अगर आप मुझे पूछोगे एट अ फाइनल लेवल, ये डिफरेंस आपको पक्का आना चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, आपको रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स आने चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि सर यहां पर एडिशनल बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ क्यों लाया गया है। अब थोड़ा जो बचा हुआ डिस्कशन है वो थोड़े से जनरल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट आई टेल यू व्हाट, अभी भी मैं अगर पेपर्स देखता हूं ना, कभी कभी इवन एट अ फाइनल लेवल you will see some questions are literally intermediate level only, जहां पर बेसिक theoretical क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल प्रिंसिपल एज पर कोड ऑफ एथिक्स पूछा है कभी कभी एग्जाम के अंदर, मतलब ये इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है, बट क्या है, एट अ फाइनल लेवल तुमने अगर इसको छोड़ दिया कंप्लीटली, यू मे एंड अप लूजिंग मार्क्स। तो थोड़ा सा अभी जो डिस्कशन करेंगे ऑन 700 रिमेनिंग पार्ट, दैट विल बी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जरा नीचे आओ। फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैन आई से 700 क्लियरली बोलता है एज ऑडिटर आप अपना ऑडिट प्लानिंग करो, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, एविडेंसेस को ऑब्टेन करो, उन्हें इवैल्यूएट करो, कंक्लूजन्स ड्रॉ करो और फाइनली अपना ओपिनियन एक रिपोर्ट के अंदर एक्सप्रेस करो। कैन आई से ये नॉर्मली आपसे एक्सपेक्टेशन है। सी, द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स एज पर एफआरएफ। एंड सर जो आपने सुना होगा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ये सब हम 200 में पढ़ने वाले हैं, सब डिस्कस करेंगे अपन 200 के अंदर। 700 का जो बचाव पार्ट है ना, वो बाकी स्टैंडर्ड से रिलेट हो रहा है, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ये डिटेल में आपको एक बार वापस से रीड करना चाहिए वंस आई एम डन विद ऑल अदर स्टैंडर्ड्स, बिकॉज इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो काफी कनेक्टेड है बाकी के स्टैंडर्ड से। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आप रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करोगे किसके ऊपर, दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट। इफ यस, गिव अ क्लीन ओपिनियन, इफ नो, एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन। तो देखो, द कंक्लूजन आते वक्त आपको उसके पहले प्रॉपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्या कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स रह गए हैं जो मटेरियल है, अगर हां तो आपको शायद मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ सकता है। बिल्कुल बेसिक ऑडिट प्रोसीजर का लैंग्वेज लिख करके दिया है, ये आप बहुत बेटर समझ पाओगे वंस आई एम डन विद द रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स। सो अभी एक फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कस कर रहा हूं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम बैक एंड रीड 700 वंस अगेन लेटर ऑन। यहां पर एक पॉइंट नंबर डी को मार्क करना इंपॉर्टेंट, ये इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी कभी कभी डरता हूं कि यार फाइनल में भी पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन आया इंटरमीडिएट में, व्हाट आर दी स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस टू बी कैरिड आउट बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिफोर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। ऐसे क्या क्या इवैल्यूएशन आपने करने चाहिए, एग्जामिनेशन आपने करने चाहिए एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट बनाने से पहले। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, बट क्या है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे 700 में कुछ पॉइंट्स लिख करके दिए। मैं नहीं बोल रहा हूं ये डिसएग्री करूंगा मैं इनसे, बट ये कोई क्वेश्चन नहीं होता यार। क्वेश्चन पूछने के लिए आपने शायद ऑडिट रिपोर्ट में कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को ड्राफ्ट करने के लिए बोलो, मतलब एट अ फाइनल लेवल एंड इंटर लेवल यार अच्छे स्टैंडर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग के बाद में वो क्वेश्चन आने चाहिए। बट देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली क्या क्या चीजें दिमाग में रखोगे, तो मुझे बताओ। बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट्स है यार। जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चेक कर रहे हो, क्या उनके जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, क्या उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है या नहीं किया है, या जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कंपनी ने इस्तेमाल किए होंगे वो रीजनेबल है या नहीं है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब प्रोविजन जो आपने बनाए होंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, या आपने प्रोविजन बनाया होगा फॉर वारंटी प्रोविजन, वो सब जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो सब रीजनेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जो टर्मिनोलॉजी मतलब जो टेक्निकल टर्म्स कंपनी के मैनेजमेंट ने यूज किया है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो टर्मिनोलॉजी अप्रूव्ड है, मतलब हम करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड्स कहां पर हमको डिफाइन दिया है शेड्यूल 3 के अंदर, क्या वो सही है या नहीं है। बिल्कुल जनरल जनरल पॉइंट्स है, फटाफट से एक बार मेरे साथ पढ़ो, उड़ा दो फटाफट से। देखो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
adequately disclose all significant accounting policies which are selected and applied, whether they are consistently followed by the company as per applicable. मतलब जो हमारा applicable है FRF बोलता है उसके साथ में वो consistent है या नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसे accounting policies follow किए which are not consistent with FRF। अगर ऐसा है तो आपने क्यों डिपार्ट किया, आपको रीजंस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट की बाजू में लिखो रेफर एसए 540। ये इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस से निकाल दिया है, फाइनल के सिलेबस में डिटेल में है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो रीजनेबल कब होंगे कब नहीं होंगे, कैसे आप चेक करोगे, हम पढ़ेंगे 540 के अंदर। तो जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कंपनी के मैनेजमेंट ने यूज किए हैं वो रीजनेबल है या नहीं है। फिर देखो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो रिलायबल है, रेलेवेंट है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। फिर सर, जितना भी एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स आपने देना चाहिए जो मेरे यूजर्स को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो सारे डिस्क्लोजर आपने दिए हैं या नहीं दिए। एंड जो भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज किया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज दैट अप्रोप्रिएट और नॉट। तो बिल्कुल बीकॉम लेवल का आंसर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बेसिक लेवल का है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड 4-5 मार्क के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैं इनको मार्क करवा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आपने मार्क करके साइड में रखने चाहिए। एंड यू नो, वन डे बिफोर द एग्जाम आपने ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा सोच के पढ़ना चाहिए। देखो, वंस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एग्जाम में आया तुम आंसर लिख पाओगे, तुमने लास्ट डे नहीं पढ़ा तो भी तकलीफ नहीं आएगा। बट ऐसे क्वेश्चन अगर आपने लास्ट डे नहीं पढ़े ना, आपको ये आंसर्स याद नहीं आएंगे और आप बहुत ट्रबल में हो जाओगे। तो ऐसे सॉरी बेसिक कैटेगरी ये क्वेश्चन आपने मार्क करके रखने चाहिए ताकि आपको ये थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे लास्ट डे ऑफ द एग्जाम के लिए। एक बार स्पेंड करो 5 मिनट, फटाफट से पढ़ के उड़ा दो, बहुत सिंपल है ये। डन। लेक्चर के साथ साथ में जो आपको टाइम दे रहा हूं रीड करने के लिए, उसको अच्छे से यूज करो, यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, ताकि आपको कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े ऑन दीज चैप्टर्स वंस अगेन। आई थिंक अगर आप डिटेल में अभी से समरी बना लेते हो, ढंग से पढ़ लेते हो, आपका रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा। चलो, लेट्स गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन। कल डिस्कस कर लिया था मैंने, आपको वापस से फिर भी बता देता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सेकंड इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड। मॉडिफाइड अभी के लिए जाने दो, हम 705 आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, वहां समझाऊंगा डिटेल में मॉडिफाइड ओपिनियन कब आता है, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होते हैं, कौन सा वाला मॉडिफिकेशन कब आएगा, वो 705 में डिस्कस होगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या है, वापस से, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज नथिंग बट माय क्लीन ओपिनियन। जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है दैट उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया है, इवैल्यूएट किया है, और वो ये कंक्लूड करना चाहता है कि उसके हिसाब से, उसके जजमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है उनके अंदर, एंड उसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला और वो ये कंक्लूड कर पा रहा है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तब जाके हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। देखो, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। या तो ये बोल दो, या आप इनडायरेक्टली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए ऐसा बोल सकते हो, वेदर दे आर prepared in compliance with applicable FRF and are fairly presented, that means there is no material misstatement जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिला है, तो आप क्लीन ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन है। मॉडिफाइड ओपिनियन हम डिस्कस करेंगे 705 में। नाउ, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमने कल डिस्कस किए थे, फटाफट से रिविजिट करेंगे। कुछ 2-3 जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं मार्क करवा देता हूं, वापस से लैंग्वेज चेक कर लेना। टाइटल पढ़ लिया था, एड्रेसी पढ़ लिया था, ऑडिटर्स ओपिनियन को मार्क करना इंपॉर्टेंट। देखो, याद है ओपिनियन हेडिंग, ओपिनियन हेडिंग के अंदर मैंने क्या बोला था, 2 चीज आती है, पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और दूसरा क्या आएगा, एक्चुअल ओपिनियन आपका, याद है क्या। देखो, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड ऑडिटर्स ओपिनियन एंड हेडिंग रहेगा ओपिनियन करके, या मॉडिफाइड ओपिनियन जो भी रहेगा। देखो यहाँ पे 5 चीजें लिख के दी उसने। देखो, द ओपिनियन सेक्शन शैल ऑल्सो इंक्लूड, क्या क्या चीज आती है, चेक करो जरा। नंबर 1, जिस एंटिटी के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने ऑडिट किया है,
फिर एक स्टेटमेंट कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर लिया है, वी हैव ऑडिटेड। फिर देखो, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब आपने बैलेंस शीट का ऑडिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑडिट किया है, आपने नोट्स टू अकाउंट्स का ऑडिट किया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, वो प्रॉपर टाइटल्स आपको देने पड़ेंगे। फिर देखो, रेफर टू नोट्स फॉर ऑल समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपको लिखना पड़ेगा कि सर जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन में लिख करके दिया है, एंड जिस पीरियड को आपने कवर किया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये सेम चीजें मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था। इसके अलावा फिर आपका एक्चुअल ओपिनियन आएगा, दैट इज ऑल कवर्ड इन द ओपिनियन हेडिंग इन द रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट। देखो, ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनते नहीं है, बट कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, इसीलिए बता रहा हूं कि ओपिनियन हेडिंग में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो एक बार से वापस से देख लो। इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक बार रीड करना चाहिए। पढ़ो उड़ाओ। डन। नाउ गो टू नेक्स्ट पेज, बेसिस फॉर ओपिनियन। अब मुझे बताओ, क्लियरली मैंने बोला था ना कि बेसिस फॉर ओपिनियन क्लीन रिपोर्ट के अंदर भी आएगा, और बेसिस फॉर ओपिनियन में आएगा क्या, याद है क्या, हमारा ड्यूटी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने 143(10) के हिसाब से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ऑडिट करना चाहिए। वी आर सेइंग दैट वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीएआई। हमको ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया है, जिसके बेसिस पे हमें फाइनल कंक्लूजन पे अराइव किए हैं। चेक करके देखो सेम लैंग्वेज है क्या, क्योंकि ये नया पैराग्राफ है, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में आए, ऐसे क्वेश्चंस अभी भी एमसीक्यू में बन सकते हैं। फटाफट से पढ़ो, चेक करो। स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड एज पर एसेस, स्टेट दैट यू हैव योर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने फॉलो किया है, और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग से पैराग्राफ भी बनेगा। फिर देखो, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट एंड उसने जो भी रिक्वायर्ड कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आईसीआई का रिक्वायरमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको फुलफिल किया है। एंड द लास्ट वन इज, वो बिलीव करता है कि उसने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर हिज ओवरऑल ओपिनियन। ये सेम चीजें मैंने आपको लिखवाई भी थी कल नोट्स के अंदर, अगर आप वो रेफर करो या ये रेफर करो, बस आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मेरे को लास्ट डे एक बार ये ढंग से रीड करके जाने का है कि भाई उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या आते हैं। अगर थियोरेटिकल घटिया कैटेगरी क्वेश्चन है तो ऐसा हो सकता है। गोइंग कंसर्न, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसे 570 में जब आप जाएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको एक हेडिंग पढ़ाया था, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कैम 701 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बताया था। कैम एक अलग से एडिशनल पैराग्राफ है जो रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में आता है। अदर इंफॉर्मेशन, कल याद है एक एग्जांपल दिखाया था 720 का, कि याद है देयर कैन बी अदर इंफॉर्मेशन अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट। ये इंफॉर्मेशन कहां रहेगा, एनुअल रिपोर्ट में रहेगा। उसके लिए ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 720 में डिस्कस होने वाला है। फिर नेक्स्ट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नाउ ये आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया होगा। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए क्या कंपनी के मैनेजमेंट का ड्यूटी बनता है, अच्छे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना। बिना कंट्रोल्स के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन ही नहीं सकता है, ना फॉलो हो सकता है पूरा का पूरा। तो सर, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एंड रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहना दैट वेदर अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन किया है जो इंश्योर करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। देखो, preparation of financial statements, designing and implementing relevant internal controls जिससे इंश्योर कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। फिर जितने भी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस उनका कंप्लायंस इंश्योर करना, एंटिटी गोइंग कंसर्न में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसे रेगुलरली चेक करते रहना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेयर प्रेजेंटेशन इंश्योर करना, मतलब इफ रिक्वायर्ड एडिशनल डिस्क्लोजर्स देना या डिपार्ट करना फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ, दैट इज इंश्योरिंग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हैज बीन complied if it is applicable। कहना इसे, ये मेरा ब्रॉडर लेवल पे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। ये आपको इंटर में भी पढ़ाया होगा, आपको डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको एटलीस्ट पता रहेगा। फटाफट से पढ़ो, उड़ा दो एक बार जल्दी। हाँ,
नेक्स्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई टोल्ड यू, लेट मी फिनिश ऑल अदर स्टैंडर्ड्स। बाकी सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स का जो समरी है वही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा। तो ये जो बचाव पार्ट है दोनों, ये हम डिस्कस करेंगे वंस वी आर डन। सो वी विल रिविजिट दिस 700। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू चल रहा है, 700 रिविजिट करना पड़ेगा। फिर सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बेसिक बेसिक चीजें। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब एलिमेंट्स ही है, बस समराइज तरीके से लिखा है, एक बार चेक कर लो। सेम एलिमेंट्स लिखे हैं क्या पूरे के पूरे? जल्दी चेक करो फटाफट से। फिर देखो एक नोट नंबर 3 है, कम टू पेज नंबर 1D.8. Can you see? Auditors report for audits conducted in accordance with both essays issued by ICAI and ISAs. Now, this happens in case of lot of listed companies or maybe those private limiteds जिनका parent companies इंडिया के बाहर का होता है, and I'm sure आपको पता रहेगा जो हमारे इंडिया के essays हैं वो कहां से बोरो किए गए हैं. There is something called as International Standards on Auditing. We have ISAs. आईसा से कॉन्सेप्ट बोरो करके इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन एसेज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. नाउ समटाइम्स यस, इन सर्टेन एसेज थोड़ा डिफरेंस रहता है कि यार जो हमारा इंडिया का ऐसे बोल रहा है और जो आईसा बोलता है थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रेलेवेंट गैप, डिपेंडिंग अपॉन रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. तो अगर मान लो आप किसी ऐसे कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जहां पे आपको बोला है कि आपको एसेस के साथ साथ में आईसास का भी कंप्लायंस इंश्योर करना है, मतलब एडिशनल कंप्लायंस आपसे एक्सपेक्टेड हो सकता है. तो देखो नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये इस तरीके से सिंक में बनाए गए कि बहुत मेजर डिफरेंसेस भी नहीं है, मतलब जो डिफरेंसेस है ना हार्डली कुछ टोटल 5-7 एसेस के अंदर रहेंगे और वो भी ना वो टेक्निकल लेवल पे रहेंगे. मतलब वो ऐसा रहेगा कि यार हमारा जो एप्लीकेबल गैप है वो कुछ और बोलता है, किसी और का गैप अलग बात बोलता है. तो जब आईसास बनाए ना, ये बनाए आईएफआरएस के हिसाब से, ये बनाए आईएफआरएस के हिसाब से, समझ रहे मेरा बात. एंड नॉर्मली यूरोप में फॉलो होते हैं. उसके बेसिस के ऊपर ही इंडियन एसेस बनाए गए और यूएस में उनके और अडॉप्टेड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आईएफआरएस के अंदर और जो इंडियन गैप है उनमें जो टेक्निकल डिफरेंस है उसकी वजह से जो हमारे एसेज है उनमें भी डिफरेंस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमने की ऑडिट मैटर को अडॉप्ट किया और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया, पर की ऑडिट मैटर आईसास में बहुत सालों से चल रहा है. अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर जो जेएलआर है उसका ऑडिट रिपोर्ट निकाल के देखोगे लास्ट 4 साल 5 साल पहले का, तब भी आपको की ऑडिट मैटर देखने को मिलेगा. ये रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट वहां पर 3 साल पहले आ चुका था. इंडिया में अडॉप्ट करने में और टाइम लगा है कंपैरेटिवली, और हमने उसमें चीजों को अपने हिसाब से एडिशनली ऐड भी किया है और रिमूव भी किया है. तो ये डिफरेंस हो सकता है, बट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आईसास को फॉलो करते करते आपका जो ऑडिट रिपोर्ट का एक्सपेक्टेशन है एज पर एसेस, जो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, जब आपको मॉडिफिकेशन देना ही चाहिए, कब आपको ईओएम ओएम देना ही चाहिए, जो एसेस बोल रहा है, अगर आईसास वो नहीं बोलता है तब भी आपको एसेस को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंडिया में जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रहने वाले हैं. देखो, an auditor may be required to conduct an audit in accordance with एडिशन टू एसेस के साथ साथ में उसको आईसास भी फॉलो करने पड़ सकते हैं. इन दिस केस ऑडिट रिपोर्ट मे रेफर टू एसेस इन एडिशन टू आईसास, बट द ऑडिटर शाल डू सो ओनली इफ, क्लियरली ध्यान रखना, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बिटवीन आईसास एंड एसेस, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ओपिनियन है वही अलग हो जाएगा पूरा का पूरा, या सर हमको बोला जाएगा अब ईओएम या ओएम को इंक्लूड मत करो, ये हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले. देखो अगर हमारे ऑडिट ओपिनियन में इंपैक्ट आएगा, ईओएम ओएम के डिस्क्लोजर में इंपैक्ट आएगा, या जो बेसिक एलिमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट में, मतलब बेसिकली हमारा रिपोर्टिंग प्रीडोमिनेंटली बदलना नहीं चाहिए, वो जो एक्सपेक्टेशन एसेस का है वो सेम रहना चाहिए. अगर वैसा है तब कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ऐसे 540 में बहुत मेजर डिफरेंस है. जो अकाउंटिंग एस्टिमेशन हम यहां करते हैं और जो आईसा के हिसाब से उसमें काफी डिफरेंस है, बिकॉज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वेरी करता है कंट्री टू कंट्री के गैप के हिसाब से. इसीलिए कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यार आप उनके हिसाब से फॉलो करो, बट इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसेस ही कंसिडर करना. तो एक सिंपल सा नोट बना के दिया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लगता नहीं बट है रेफरेंस के लिए, इसलिए आपको बता रहा हूं.
ठीक है। तो ये नोट नंबर 3 क्लियरली बोलता है कि भाई ध्यान रखना ऑडिट ओपिनियन पे मेजर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे रिपोर्ट के एलिमेंट्स है उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो नोट नंबर 3 बोलता है। Then there is something called as note number 4, वो क्या बोलता है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है। उस केस में एक बार ऑडिटर ने ओवरऑल लेवल पे देख लेना चाहिए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है। इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हाट दे प्रोवाइड। ये आप एक जनरल तरीके से देख लोगे और आपको लगता है उसमें कुछ अगर इनकंसिस्टेंसी है तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, समझोगे, एंड इफ रिक्वायर्ड यू मे टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता के रखा है। ये नॉर्मली यार अलग अलग रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री से आपको देखना पड़ेगा। सी फॉर एग्जांपल अगर वो बैंक ऑडिट करने का है तो आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस कंसीडर करनी पड़ती है। इंश्योरेंस ऑडिट करना है तो आईआरडीआई के एडिशनल गाइडलाइंस देखने पड़ते हैं जो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। दैट ऑल यू विल हैव टू सी, बट अभी के लिए हम वहां डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक 700 का ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो नोट नंबर 5 है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, जो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले, क्योंकि यहां पर सारे बचे हुए स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस आने वाला है। अभी गुड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे लिए ना याद है क्या, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आई टोल्ड यू रेफरेंस ऑफ 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 11, जो कार वाला पार्ट है, आईएफसीज वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट है यहाँ पे। ये हम जब रेस्पेक्टिव कंपनी ऑडिट का चैप्टर पढ़ लेंगे ना, वी विल रिविजिट दिस। सो व्हाट वील डू इज हम सारे एक बार ऑडिट रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स का ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लेंगे अभी, फिर बाकी सारे स्टैंडर्ड्स खत्म करेंगे, प्लानिंग वाला पार्ट, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, then we'll finish company audit chapter also, and after professional ethics we will revisit this part, क्योंकि जो प्रोफेशनल एथिक्स का रेफरेंस दिया हुआ रहेगा, जो कंपनी ऑडिट का रेफरेंस दिया हुआ रहेगा, वो सब आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा जब हम इनको रिविजिट करेंगे। तो we'll spend one more lecture on all these audit report standards after we are done with the important chapters. So this marks the end of overall essay 700. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या एडिशनल इंक्लूड करना है, ऑडिट ओपिनियन हेडिंग में क्या आने वाला है, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग में क्या आने वाला है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। ये आपसे मेजर एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम essay 700। अभी गुड गाइस,